नमस्कार, मैं महादेव सुभाषराव पाटिल बी रघुनाथ महाविद्यालय में हिंदी विभाग में कार्यरत हूँ। सबसे पहले 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होने के बाद जो डिग्री पदवी पढ़ना चाहते हैं या पदवी कक्षा में जो अलग अलग काम होता है, वैसे जुंतूर रोड पर बी रघुनाथ महाविद्यालय बोलकर एक नया महाविद्यालय है जो जिसकी स्थापना 2000 ईस्वी सन में शुरुआत हुई है। मूलतः इस महाविद्यालय में कला, विज्ञान और वाणिज्य ऐसे 3 शाखाएं पढ़ाई जाती है। उसके साथ साथ पदव्युत्तर विभाग भूगोल और मानवशास्त्र भी पढ़ाया जाता है। मूलतः ये पदवी कक्षा या पदवी कक्षा के साथ साथ जो पढ़ने के माध्यम होते हैं, उसमें महाविद्यालय की जो कुछ वैशिष्ट्य जो होती है कि शहर के एक जुंतूर रोड पर एक नया महाविद्यालय है, उसमें एक अच्छी भौतिक सुविधाओं के परिपूर्ण एक महाविद्यालय बना गया है। और इस महाविद्यालय में पदवी के 12 सब्जेक्ट पढ़ाए जा सकते हैं, जिसमें भाषा विषय हैं मराठी, हिंदी, इंग्रजी, इतिहास, समाज, मानसशास्त्र, अर्थशास्त्र, तत्वज्ञान, शारीरिक शिक्षण, राज्यशास्त्र, भूगोल, ऐसे 12 सब्जेक्ट पढ़ाए जा सकते हैं। साइंस के भी बहुत अच्छे सब्जेक्ट और वाणिज्य शाखा भी खुली गई। लेकिन मैं हिंदी विभाग में कार्यरत हूँ, या हिंदी विभाग के अंतर्गत जो पढ़ाया जा सकता है या हिंदी विभाग किस तरह से है। मूलतः मेरा जो विषय है हिंदी सेकंड लैंग्वेज, द्वितीय भाषा, जो विद्यापीठ स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय ने जो टीचिंग प्लान बनाया है या प्रारूप बनाया है, उसमें द्वितीय भाषा बोलकर जो हिंदी पढ़ाई जा सकती है और ऑप्शनल में ऐच्छिक बोलकर ऑप्शनल में हिंदी पढ़ाया जा सकता है। अब देखो ये विषय की उपयोगिता या विषय क्यों पढ़ाया जाना चाहिए। मूलतः विद्यार्थी जब साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स ऐसे अलग अलग शाखाएं पढ़ता है, पदवी जब परिपूर्ण हो जाता है तो पदवी की शिक्षा का उद्देश्य होता है कि विद्यार्थी अपने जीवन पर एक परिपूर्ण जीवन बनाना और उसके साथ साथ विषय का ज्ञान आना, एक रोजगार प्राप्त काम करना, ये महत्वपूर्ण बनाया गया है। तो मूलतः हिंदी विषय पहले वर्ष और दूसरे वर्ष बीए हो या बीएससी हो या बीकॉम हो, प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष में द्वितीय भाषा बोलकर हिंदी को लिया जा सकता है या हिंदी विषय पढ़ाया जा सकता है। इसमें मूलतः कथा, कहानी, उपन्यास, नाटक ऐसे विषय पढ़ाए जा सकते हैं। इसके साथ साथ ऐच्छिक में या उसे मूलतः ऑप्शनल सब्जेक्ट कहा जा सकता है, वह साहित्य भी पढ़ाया जा सकता है। साहित्य में भी कथा, कहानी, नाटक, व्याकरण, साहित्य शास्त्र विषय की उपयोगिता ये बनाया जा सकता है। जैसे जैसे आज के दौर में एक प्रकार का वैज्ञानिक युग रहा, बहुत स्पर्धात्मक युग है, उस युग के साथ काम करने का व्यक्तियों को कौन से रोजगार मिले जा सकते हैं, क्या क्या किया जा सकता है, ये देखा जा सकता है। लेकिन मेरा जो मूलतः जो विषय है, तो हिंदी विषय किस तरह से पढ़ना चाहिए या हिंदी की मूलतः क्या काम ये बताया जा सकता है। मूलतः हिंदी में 2 बातें सबसे महत्वपूर्ण है। हिंदी जब पढ़ाया जा सकता है तो उसका पहला काम है द्वितीय भाषा। द्वितीय भाषा कैसा या द्वितीय भाषा उसकी उपयोगिता क्यों दिया गया है। द्वितीय भाषा देने के कारण भारत सरकार ने त्रिभाषा सिद्धांत स्वीकारा गया है। त्रिभाषा सिद्धांत का मूल उद्देश्य क्या है। पहली भाषा मातृभाषा होती है, इसलिए महाराष्ट्र में मराठी पढ़ाई जा सकती है। दूसरी भाषा हिंदी हो सकती है, उर्दू हो सकती है, संस्कृत हो सकती है, पाली हो सकती है। लेकिन अपने महाविद्यालय में सिर्फ हिंदी रहने के कारण द्वितीय भाषा बोलकर मराठी भी पढ़ाई जा सकती है और हिंदी भी पढ़ाई जा सकती है। जो तृतीय भाषा है, वैश्विक भाषा, जिसे अंग्रेजी भाषा कहा जा सकता है, जो रोजगार का माध्यम है, जो ज्ञान की शाखा है या विश्व का ज्ञान उस भाषा के माध्यम से दिया जा सकता है, इसलिए अंग्रेजी को पढ़ाया जा सकता है। अब देखो मराठी, हिंदी, इंग्रजी, ये जो 3 भाषा है, सभी भाषा का पाठ्यक्रम पढ़ाने का एक पैटर्न होता है या एक पद्धति हो सकती है। उसमें क्या है, गद्य और पद्य। गद्य किसे बोला जा सकता है, जो पाठ्य होता है उसे गद्य बोला जा सकता है। पद्य यानी कविता। शुरुआती के काल में, आदिकाल से लेकर गद्य ज्यादा पढ़ाया नहीं जाता था, पद्य पढ़ाया जा सकता था। जैसे मध्य युग में, रामायण महाभारत के युग में भी पद्य पढ़ाया जा सकता था। जो कुछ लिखा जाता था वह काव्यबद्ध किया जा सकता था। इसलिए जैसे पहले लिखित माध्यम नहीं थे, सभी माध्यम बोलने वक्त या वाचिक भाषा और गाने के अर्थ में थे, इसलिए पद्य सबसे ज्यादा प्रमुख था। लेकिन आधुनिक काल में यानी 19वीं शती में गद्य का विकास हुआ। अब गद्य के अंतर्गत जो मूल तो भाग है, जिसे कहा जा सकता है गद्य में एक प्रकार का सबसे पहले कथा पढ़ाई जा सकती है, उपन्यास पढ़ाया जा सकता है, नाटक पढ़ाया जा सकता है,
कविता पढ़ी जा सकती है। और उसी की तरह से आज के ज़माने के जैसे आत्मकथा हो, कहानी हो या रिपोर्टाज हो, जैसे आज के युग में जैसे किसी के पास समय न रहने के कारण छोटे नाटक जिसे एकांकिका कहा जा सकता है, जैसे आप टीवी में देखते होंगे कॉमेडी एक्सप्रेस के जो छोटे छोटे प्रहसन होते हैं, छोटे छोटे नाटक होते हैं, जैसे कॉमेडी, जैसे फेसबुक पर रील्स होते हैं, उसी तरह से छोटे नाटक 1 अंक में, 15 अंक में उस विषय की व्याप्ति लोगों के माध्यम से हो सकते हैं, इसलिए एकांकिका पढ़ाया जा सकता है। एकांकिका किसे कहा जा सकती है? एकांकिका यानी 1 अंक का नाटक जो ज्यादा से ज्यादा आधा घंटे में किया जा सकता था। कविता बहुत बार मन के साथ व्यक्त होने का जो माध्यम हो सकता है वो भी कविता पढ़ी जा सकती है। तो मूलतः हिंदी हो, मराठी हो, अंग्रेजी हो, उसमें भाषा एक माध्यम है, दूसरा एक माध्यम है साहित्य। साहित्य में क्या किया जा सकता है? भाषा बोलने का, व्यवहार करने का, विचार विनिमय करने का एक माध्यम है। और भाषा जो मातृभाषा होती है उसी तरह से व्यवहार की, रोजमर्रा की जिंदगी में जो भाषा इस्तेमाल किया जा सकता है वो भी भाषा का काम किया जा सकता है। आप जैसे जिंदगी में भाषा का महत्व बहुत ज्यादा है, क्योंकि हम व्यवहार में उपयोग में लाते हैं, कामकाज में उपयोग में लाते हैं, अपना भाव व्यक्त करने का काम करते हैं, सामने वालों को बोलने के लिए काम करते हैं, जैसे विचारों का आदान प्रदान करने का भी काम करते हैं, उसी तरह से भाषा का उपयोग होता है। और वह भाषा से ही विचार विनिमय करने की पद्धति है। इसलिए भाषा के साथ साथ लोगों का संबंध आता है, लोगों के साथ लोगों की संस्कृति का संबंध आता है। और मूल तौर पर भाषा संस्कृति का माध्यम, मानव चरित्र का माध्यम, मानवीय गुणों का माध्यम, इस तरह से भाषाई विकास उसके अंतर्गत किया जा सकता है। इसलिए भाषा पढ़ना इसलिए जरूरी है। और मूलतः आज मनुष्य बहुत ज्यादा वैचारिक हो गया, उसकी चारित्रिक विकास हो गया, लेकिन मनुष्य जिस तरह से मनुष्य की चारित्रिक बातें कैसे बनने लगी, संस्कृति कैसे बनने लगी, इसके लिए भाषा पढ़ना जरूरी है। अब देखो ये भाषा बनने का या भाषा पढ़ने का माध्यम कैसे हो सकता है? तो शुरू के काल में मनुष्य की प्रगति जैसे जैसे हुई उसी तरह से मनुष्य की चारित्रिक दृष्टिकोण से कैसे विकास हुआ या सांस्कृतिक दृष्टिकोण से कैसे विकास होगा, ये साहित्य में पढ़ाया जा सकता है। साहित्य पढ़ना यानी क्या है? साहित्य में यानी शुरू के काल में जैसे साहित्य के 3 प्रकार बनाए गए हैं, आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। आदि यानी ईस्वी सन पूर्व 1000 से 1375 तक, 1375 से 1900 तक मध्यकाल कहा गया। 1000 से 1375 को आदिकाल कहा जा सकता है और 1900 से अब तक आधुनिक काल कहा जा सकता है। आधुनिक यानी आज का युग या आज के जमाने में क्या क्या किया जा सकता है। अब देखो लोगों के रहन सहन बदल गए, लोगों के विचार बदल गए, लोगों का काम करने का प्रकार बन गया, लोगों की संस्कृति बदल गई। जैसे शुरू की काल की संस्कृति कैसे थी, आज की काल की संस्कृति कैसे है, साहित्य में ऐसा कोई विषय नहीं है जिस विषय पर हम भाष्य नहीं कर सकते। तो मूल तौर पर हम जो पढ़ते हैं हिंदी साहित्य में जो पैटर्न होता है, सबसे पहले फर्स्ट ईयर में 8 पेपर होते हैं, उसमें एक कंपलसरी इंग्लिश का पेपर होता है, दूसरा एसएल हिंदी का होता है या मराठी का हो सकता है, और 3 ऑप्शनल के 2-2 पेपर होते हैं। समझो हिंदी ऑप्शनल में आप पढ़ते हैं तो उसमें शुरू का पेपर का नाम है आधुनिक गद्य। गद्य यानी आज का, उस पेपर में उपन्यास और कहानी की बातें पढ़ाई जा सकती है। दूसरा जो पेपर है नाटक और एकांकिका, उसमें नाटक और एकांकिका पढ़ाई जा सकती है। सेकंड ईयर में ऑप्शनल का जो पेपर है उसमें निबंध पढ़ाए जा सकते हैं और चौथे पेपर में कविता पढ़ाई जा सकती है। उस कविता में आधुनिक कविता है और प्राचीन कविता है। आधुनिक कविता और प्राचीन कविता या मध्ययुगीन कविता भी नाम हो सकता है। ये आधुनिक कविता यानी आज की कविता, प्राचीन कविता यानी मध्ययुग की कविता, जिसमें जो मनुष्य जाति का सबसे समृद्ध काल था, जिस तरह से कहा जा सकता है भक्ति काल स्वर्ण युग था। भक्ति काल स्वर्ण युग था यानी कबीरदास है, जैसे रामचरित्र मानस पढ़ाने वाले हैं सूरदास है, या मीराबाई है, रसकान है, बिहारी है, या उसी तरह की जो बातें हैं वो मध्यकाल में पढ़ाया जा सकता है। अब थर्ड ईयर में आते हैं, बीए थर्ड ईयर में आते हैं तो हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ाया जा सकता है, उसके साथ साथ आधुनिक भारतीय साहित्य पढ़ाया जा सकता है और उसके साथ साथ साहित्य शास्त्र पढ़ाया जा सकता है। ये व्याकरणिक दृष्टिकोण से होता है। मनुष्य सिर्फ व्यवहारिक दृष्टिकोण से कितना महत्वपूर्ण ये जरूरी नहीं है। जैसे महात्मा गांधी कहते हैं शिक्षा से मनुष्य का चारित्रिक विकास होता है। आज बहुत बार चारित्र की कमी है, तो शुरू के लोगों का मूल्य कौन से थे, आज के लोगों के कैसे मूल्य है, ये सब देखने की आवश्यकता, ये पढ़कर उस लोगों के रहन सहन, उस लोगों की संस्कृति, उस लोगों की चारित्रिक विशेषता या उनके चारित्रिक गुण कौन से हैं और आज के लोगों की कैसे चारित्रिक गुण है, ये देखना
मानव जाति का विकास करना या मानव जाति के विकास के साथ संबंधित करना, ये हिंदी साहित्य में पढ़ाया जा सकता है या मराठी साहित्य में पढ़ाया जा सकता है। साहित्य महत्वपूर्ण नहीं है, साहित्य में जो कुछ विधाएं होती है, विधा यानी प्रकार, विधा यानी एक प्रकार, वो किस तरह से विधाएं प्रकट होती है, आज लोगों को कैसे बातें आवश्यक लगते हैं, धीरे धीरे लोगों के जीवन के साथ कैसे बढ़ाया जा सकता है। जैसे शुरू के काल में राजा महाराजों का काल था, फिर भांडवलदारों का काल आ गया, आज लोक नेताओं का काल है, और आज जैसे श्रीमंत लोग, जैसे अमीर लोग, जैसे शुरू के काल में जैसे चारण भाट कहा जा सकता था, आज पैसा ही सर्वस्व मानकर जो अमीर लोगों का वर्ग होता है, जो फेसबुक या जो सोशल मीडिया कही जा सकती है, या आधुनिक लोगों का जीवन और सामान्य लोगों के जीवन के अंतर्गत क्या क्या हो सकता है, जैसे मार्क्सवादी साहित्य कहा जा सकता है, प्रगतिवादी साहित्य कहा जा सकता है, या आधुनिक साहित्य हो सकता है। तो इन सभी बातों को एक प्रभाग का, एक एक विभाग का या एक एक घटनाओं को व्यक्त करने के लिए जो साहित्य दिया जा सकता है वह पढ़ना सबसे महत्वपूर्ण है। जैसे हिंदी क्यों पढ़नी चाहिए या हिंदी की उपयोगिता क्या होनी चाहिए। मनुष्य बिना भाषा के, बिना मन का भाव व्यक्त करे हुए, बिना स्वप्न के, बिना कल्पना के जी ही नहीं सकता। जो सोचता है या वो उसी तरह से जीता है। जैसे हिंदी साहित्य क्यों पढ़ाया जा सकता है, जैसे देखो हिंदी सिनेमा जितना पॉपुलर है क्योंकि बहुत सारे घर में टीवी रहती है, टीवी के अंतर्गत बहुत सारे सीरियल चलते हैं। अब देखो उस सीरियल के अंतर्गत भाषाई दृष्टिकोण, लोगों के जीवन या लोगों के दृष्टिकोण से बनाया जा सकता है। तो ये इतना भाग इस साहित्य के अंतर्गत पढ़ना जरूरी माना जा सकता है। तो मूल तौर पर हिंदी साहित्य के साथ या हिंदी भाषा से क्या क्या हो सकते हैं, रोजगार के साधन कैसे कैसे निर्माण हो सकते हैं। सबसे पहले आप कथा लिख सकते हैं, एक प्रकार से आपको कथा लिखने से भी रोजगार मिला जा सकता है। जैसे मीडिया हो सकते हैं तो वार्ताहर बन सकते हैं, आप वार्ताहर बनकर जन जन की घटनाएं लोगों तक पहुंचाए जा सकते हैं। हमारे घर में या हमारे आज लगभग 100-150 चैनल है, उसके अंतर्गत जो रिपोर्टर का काम होता है, रिपोर्टिंग काम कर सकते हैं, वो एक प्रकार का वो भी काम हो सकता है। तीसरी बात है शुद्ध लेखन का काम कर सकते हैं, व्याकरणिक दृष्टिकोण से भी काम कर सकते हैं। चौथी महत्वपूर्ण बात है, आप टीवी में एंकर बन सकते हैं। एंकर यानी एक प्रकार से महत्वपूर्ण घटना देने का काम कर सकते हैं। हमारा संस्कृति का प्रचार और प्रसार कर सकते हैं, क्योंकि भारत संस्कृति का माहेरघर है। जैसे सबसे प्राचीन संस्कृति भारतीय संस्कृति माना जा सकती है। उस संस्कृति को व्यक्त करने के लिए जैसे शुरू के काल में कैसे संस्कृति थी ये भी बनाया जा सकता है। और बिना बोले, बिना व्यवहार के कुछ नहीं हो सकता। तो जैसे सबसे लोगों का व्यापार के अंतर्गत भाषा सबसे महत्वपूर्ण है। जैसे मूल भाषा के साथ साथ व्यक्त होने का जो माध्यम दिया जा सकता है वो भी कहा जा सकता है, उसके साथ साथ ये भी काम कर सकते हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण, आप देखो सरकार धीरे धीरे ग्लोबल हो गया, ग्लोबल इंडिया जिसे कहा जा सकता है, लेकिन मूलतः जो स्थानिक लोगों के प्रश्न है, स्थानिक लोगों की इच्छा है, स्थानिक भाषाओं का भी महत्व ज्यादा रहा, क्योंकि लोगों को अपना लग सकता है। जैसे अपनी भाषा बोलने वाला व्यक्ति मिल जाता है तो अपना कोई मिल गया, ऐसे जो बोलने की भावना हो सकती है वो भी बात का ही सा सकती है। तो मूल तौर पर हिंदी साहित्य हो, हिंदी भाषा हो, हिंदी लोक हो, जैसे जन भाषा और जन संस्कृति कहा जा सकता है। और इस तरह से हम धीरे धीरे हमारी अलग पहचान, हमारी अलग संस्कृति, हमारा अलग धर्म या अलग भाषा जिस तरह से कहा जा सकता है उसको सबको एकत्रित बांध करने का काम महात्मा गांधी ने राष्ट्रभाषा बोलकर हिंदी भाषा को जो स्थान दिया था, हम उसको एकत्रित कर उस भाषा का महत्व और गौरव बढ़ाने का काम कर सकते हैं। और यही काम हिंदी भाषा के अंतर्गत करने का काम किया जा सकता है। तो मूल तौर पर हिंदी भाषा की आवश्यकता या हिंदी साहित्य की आवश्यकता या मूल तौर पर जो हम बीए पदवी, जब पदवी ग्रहण करता है आदमी, पदवी ग्रहण करने के बाद पदवी लेने वाला या पदवी देकर जब रोजगार के माध्यम में जब जा सकता है, जैसे आज इस विषय की आवश्यकता ऐसे है, एमपीएससी करने वाले विद्यार्थी हो, यूपीएससी करने वाले हो, हिंदी साहित्य बोलकर एक ऑप्शनल सब्जेक्ट ले सकते हैं। जैसे प्राथमिक शिक्षा में अपनी मातृभाषा पढ़ाने का काम कर सकते हैं, माध्यमिक शिक्षक का भी जॉब है, जैसे जूनियर कॉलेज का भी जॉब कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे अलग अलग क्षेत्र इसके अंतर्गत है। संस्कृति है या बहुत बार उसको व्यक्त करने का माध्यम उसके अंतर्गत दिया जा सकता है। इतना हिंदी साहित्य का महत्व हम इतनी घटना के अंतर्गत व्यक्त कर सकते हैं। तो इसके साथ साथ हम उसके अलग भाग, अब इसके बाद हम बीए प्रथम वर्ष या बीएससी प्रथम वर्ष या बीकॉम प्रथम वर्ष में क्या क्या सिलेबस है या अभ्यासक्रम हम पदवी कक्षा में पढ़ते हैं, इसके थोड़ा सा पेपर पैटर्न के में जानते हैं। तो सबसे पहले जो पहला कंपलसरी इंग्लिश होता है
उसके बाद जो दूसरा पेपर होता है, जैसे द्वितीय भाषा बोलकर हिंदी का जो पेपर है, जैसे इसे द्वितीय भाषा कहा जा सकता है, जो सेकंड लैंग्वेज कहा जा सकता है। द्वितीय भाषा में हम बीए फर्स्ट ईयर में या बीएससी फर्स्ट ईयर में सिर्फ कथा और कविता पढ़ते हैं। और कथा और कविता, कथा यानी कहानी, कविता जैसे मैंने गद्य और पद्य कहा था, जिसे कविता कहा जा सकता है। कविता का स्थान इसलिए महत्वपूर्ण है, मन में उठने वाले भाव या मन में जो अलग अलग जो विचार आते हैं, जो व्यक्त करने का काम करते हैं, वो कविता में लिखा जा सकता है। जैसे बाथरूम सिंगर कहा जा सकता है या अलग अलग विचारधारा कहा जा सकता है। कविता के बहुत सारे प्रकार है। अब इस कविता में शुरू के काल से, जैसे आदिकाल से लेकर आधुनिक काल के अंतर्गत हर युग की एक कविता या हर 10-10 या 50-50 साल के अंतर्गत के जो लोगों के विचारधाराएं बदलती गई, उसी तरह से की कविता ये पढ़ाया जा सकता है। ये जैसे बीए या बीएससी सेमेस्टर वाइज पढ़ाया जा सकता है। जैसे 17 पद्धति है, 17 पद्धति में प्रथम सत्र में या पहले सेमेस्टर में 6 कविता और 6 कहानियां हैं। इससे क्या हो जाता है, कम से कम विद्यार्थियों को उन लोगों के विचारधारा, उन लोगों का भाव, उन लोगों की रहन सहन, उन लोगों की विचार पद्धतियां या वो लोग कैसे रहते थे, ये विद्यार्थियों को मालूम हो जाए और वो विद्यार्थी तक पहुंचाने का काम ये किया जा सकता है। यही भाग द्वितीय सत्र में या सेमेस्टर सेकंड में पढ़ाया जा सकता है। वह सेमेस्टर सत्र में भी, दूसरे सत्र में भी 6 कविता और 6 कहानियां हैं। इससे क्या होता है, विद्यार्थियों को जो साइंस पढ़ने वाले हैं, जो विज्ञान कक्षा के विद्यार्थी है या कॉमर्स के जो विद्यार्थी है या बीबीए के विद्यार्थी है, या जो मूल तौर पर जो भाषा नहीं जानते या उस भाषा के साथ साथ लोगों के विचार क्या हो सकते हैं, लोगों का भाव क्या हो सकता है, ये सब जानकारी उनके अंतर्गत होनी चाहिए। जैसे साइंस पढ़ने वाले लोगों के अंतर्गत लोगों की भावना क्या है, लोगों की समस्या क्या है, लोगों के विचार क्या है, या वह भाव व्यक्त करने का काम वो द्वितीय भाषा में पढ़ाया जा सकता था। द्वितीय भाषा के साथ साथ जो दूसरा पैटर्न है, जो जिसे ऐच्छिक हिंदी कहा जा सकता है, ऐच्छिक हिंदी के अंतर्गत पहले वर्ष के लिए 2 पेपर है, 2 पेपर होते हैं। तो पहला पेपर है आधुनिक गद्य। आधुनिक गद्य में मूल तौर पर आधुनिक गद्य के अंतर्गत 2 भाग बनाए गए हैं। पहले भाग के अंतर्गत सिर्फ कथाएं पढ़ी जा सकती है और दूसरा भाग के अंतर्गत उपन्यास पढ़ाया जा सकता है। अब ये कौन से उपन्यास किए जा सकते हैं, जैसे युग होता है, जैसे आज के युग में किसको महत्व दिया जाए, जैसे 10-10 साल के बाद या 5-5 साल के बाद नए युग के अंतर्गत आ सकता है। जैसे आज का जमाना है ऐतिहासिक लोग बार बार पहचान करने की, जैसे राम मंदिर का पुनर्गठन हो रहा है, हनुमान चालीसा का बातें हो रही है, जैसे धार्मिक आडंबर बचा हुआ है, जैसे कबीर के काल में जो आडंबर बचा था, वैसे कुछ प्रासंगिकता उस प्रसंग के अनुकूल और आज की प्रासंगिक अनुकूलता कौन सी होती है, ये स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विद्यापीठ जो नया सिलेबस रखता है, उस सिलेबस के कारण उस कथा की या उस लोगों की उपयोगिता आज के विचारधाराओं के अंतर्गत होनी चाहिए। अब ये देखो, साहित्य पढ़ने से क्या होता है, साहित्य समाज का दर्पण होता है। समाज में जो कुछ घटनाएं घटित होती है, समाज के अंतर्गत के जो कुछ भाव है, वह समाज के अंतर्गत होता है और वह देखने से हमें अच्छा लगता है, उनकी विचारधारा हो जा सकती है। जैसे पाठक जो पढ़ने वाला है या देखने वाला है या जो सुनने वाला है, जैसे कथा और उपन्यास में दृश्य श्राव्य माध्यम जैसे होते हैं, उसी तरह से दृश्य माध्यम होते हैं। उस दृश्य माध्यमों से लोगों की विचार करने की प्रक्रिया शुरू हो जा सकती है। मनुष्य जहां सोचता है, सोचने की प्रक्रिया जो काम किया जा सकता है, वो प्रक्रिया महत्वपूर्ण है। जैसे आज के युग के अंतर्गत आपको पता होना चाहिए कि राम मंदिर की आवश्यकता है क्या, या आज की रोजगार की आवश्यकता है क्या, आज लोगों के जीवन परिपूर्ण करने की आवश्यकता है क्या। ऐसी सोचने की जो प्रक्रिया है, वह प्रक्रिया सबसे महत्वपूर्ण है और यह प्रक्रिया मनुष्यों को विचार करने की प्रेरणा देना और उनके अंतर्भाव या उनके हाव भाव को या उनके सपनों को परिपूर्ण करने का काम वैसे किया जा सकता है। यही भाग बीए के अंतर्गत होता है, यही भाग बीएससी के अंतर्गत होता है या बीकॉम के अंतर्गत पढ़ाया जा सकता है। और उसी तरह से बीए फर्स्ट ईयर जैसा पैटर्न है, वैसे ही सेकंड ईयर में पढ़ाया जा सकता है। इन अंतर्गत जैसे नाटक नाम का एक प्रकार है, नाटक यानी शुरू के काल में दृश्य श्राव्य माध्यम था,
आज नाटक की जगह सिनेमा आया, सिनेमा के जगह जैसे सिनेमा के अंतर्गत ओटीटी माध्यम आया, बहुत टेक्निक आधुनिक हो गई, जैसे कंप्यूटर आया, कंप्यूटर के साथ साथ हॉटस्टार नाम का एक चैनल आया, लोगों के अंतर्गत सोशल मीडिया या अपने व्यक्त विचार करने के लिए उनके हाथ में टैब आ गया, मोबाइल आया, एंड्रॉयड मोबाइल आया, बहुत सारी सुविधाएं बढ़ गई। अब उस सुविधा के साथ साथ देखो साहित्य क्या करता था, मनोरंजन के साथ साथ मनोरंजन के साथ साथ लोगों का ज्ञान बढ़ाने का भी काम करता था। ज्ञान सिर्फ किताबों से मिलता है ऐसा नहीं, लोगों के व्यवहार के साथ आता है, लोगों को चारित्र के साथ आ सकता है, खुद के अनुभव को साथ आ सकता है, या ऐतिहासिक बातें सुनकर भी वह ज्ञान आता है। वह ज्ञान ग्रहित कर लोगों को पहुंचाने का जो काम करते हैं। इसलिए साहित्य पढ़ना या साहित्य की उपयोगिता इसलिए जरूरी है। सिर्फ नाटक कहानी, जैसे देखो मनुष्य का जीवन का उद्देश्य है आनंद की प्राप्ति करना, मनुष्य का जीवन का उद्देश्य है आनंद की प्राप्ति करना। बहुत सारे लोगों को लगता है पैसा मिलने से आनंद मिल सकता है, लेकिन साहित्य जैसे चित्रकार हो, नाटककार हो, या समाज जैसे कुछ जो कलाकार होता है, उसे कला की निर्मिति करने में जो आनंद होता है, वह कला की निर्मिति इसलिए महत्वपूर्ण है। उसी तरह से मनुष्य को विचारों को, भावों को या उनकी आनंद की प्राप्ति करने के लिए जो काम किया जा सकता है, वह करने का काम इस साहित्य के अंतर्गत हो सकता है। इसलिए साहित्यकार हमारे दृश्य पटल पर हो सकते हैं। जैसे अभी अभी रशिया और यूक्रेन युद्ध हुआ, जैसे शांति की आवश्यकता है, अहिंसा की आवश्यकता है, इसी सभी बातों को जैसे दिया जा सकता है, उसी तरह से मनुष्य को मानवीय रूप निर्माण करने का काम साहित्य करता है। और यही काम जैसे साहित्य के भाषा से किया जा सकता है, मराठी हो, हिंदी हो, अंग्रेजी हो, उर्दू हो, फारसी हो, सभी भाषा मनुष्य की संस्कृति की निर्माण करता है। मनुष्य की संस्कृति ही परिपूर्ण माना जा सकता है, ये व्यक्त करने का काम किया जा सकता है। और इसलिए भाषा पढ़ना जरूरी है। भाषा पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि भाषा का जैसे मानव के लिए जो इतिहास है, उसी तरह से मानव का चरित्र पढ़ना जरूरी है, और वह चरित्र ही सबसे महत्वपूर्ण है। यही इतना बात मैं कहकर मेरी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।